गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आप लोगों को 7 क्लास के SST से ज्योग्राफी विषय का एक्सरसाइज, हर लेसन का एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। अब तक मैं 4 लेसन तक का एक्सरसाइज करवा दिया है। आज मैं आप लोगों को 5 लेसन का एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान दीजिए। लेसन नंबर 5 में वाटर पढ़ना है। पाठ संख्या 5 में जल पढ़ना है। जल अर्थात पानी। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका मतलब मैं बार बार बताया हूँ, फिर बता देता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कई क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 1 का प्रश्न 1 पर ध्यान दें। व्हाट इज प्रिसिपिटेशन? व्हाट इज What is precipitation? अर्थात वृष्टि क्या है? वृष्टि मीन्स आकाश से जल का या पानी का नीचे गिरना। वृष्टि मीन्स आकाश से पानी का नीचे गिरना। तो व्हाट इज प्रिसिपिटेशन? वृष्टि क्या है, यानी आकाश से जल का गिरना क्या है? तो इसका आंसर है, उत्तर है, प्रिसिपिटेशन इज द डिपोजिशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर onto the earth's surface. Precipitation is the deposition of moisture from the atmosphere onto the earth's surface. इसका मतलब हुआ कि वृष्टि यानी आकाश से जल का गिरना क्या है? तो आकाश से जल का गिरना वृष्टि वायुमंडल से पृथ्वी के सतह तक, वायुमंडल से पृथ्वी के इस सतह तक जो नमी है, मॉइस्चर है, वायुमंडल से पृथ्वी के सतह पर तक जो नमी है वो वृष्टि है, वो प्रिसिपिटेशन है, जल है। पृथ्वी के सतह से लेकर वायुमंडल में जल है। दिस may be in the form of fog, hail, rain, frost, स्लिप और स्नो। पता है, अब ये जो वृष्टि रूपी जल पृथ्वी के सतह से लेकर इस वायुमंडल में डिपोजिटेड है, यानी वायुमंडल में है। पृथ्वी के सतह से लेकर वायुमंडल में जो जल है, वृष्टि है, वो किस रूप में है? तो वो है फॉग के रूप में, हेल के रूप में,
रेन के रूप में, फ्रॉस्ट के रूप में, स्लिप और स्नो के रूप में है। और यही सब समय समय पर जल बनकर, पानी बनकर, वाटर बनकर पृथ्वी पर गिरता रहता है। जब पृथ्वी पर ये गिरने लगते हैं तो ये प्रेसिपिटेशन कहलाते हैं, वृष्टि कहलाती है। तो ये पृथ्वी के सतह से लेकर पूरे वायुमंडल में है, अर्थात प्रेसिपिटेशन है, वृष्टि है। और ये फॉग के रूप में है, हेल के रूप में है, रेन के रूप में है, फ्रॉस्ट के रूप में है, स्लीप और स्नो के रूप में है। एक वर्षा के रूप में है, बर्फ के रूप में है, कुहासा के रूप में है, और फिर छोटे छोटे और बड़े बड़े भी जल के बूंदों के रूप में है। पृथ्वी की सतह से लेकर पूरे वायुमंडल में ये है, प्रेसिपिटेशन है। और जब ये गिरने लगते हैं तो कभी वर्षा के रूप में गिरते हैं, कभी बर्फ के रूप में गिरते हैं। और हम लोग बोलने लगते हैं कि वर्षा होने लगी, पानी बरसने लगा। तो पानी बरसना ही एक तरह से प्रेसिपिटेशन की अंतिम क्रिया है। आप लोग समझ गए होंगे कि प्रेसिपिटेशन क्या है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन यानी वृष्टि वो है जो पृथ्वी की सतह से लेकर वायुमंडल में भिन्न भिन्न रूपों में है। कुहासा के रूप में है, कोहरा के रूप में है, जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में है, बर्फ के रूप में है। वायुमंडल में बर्फ के रूप में प्रेसिपिटेशन है, वृष्टि है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। ये फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हाट इज वाटर साइकिल, जल चक्र क्या है। व्हाट इज वाटर साइकिल, वाटर साइकिल मीन्स जल चक्र, जल चक्र क्या है। तो इसको समझे, इसका आंसर है, उत्तर है द नेवर एंडिंग मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सी टू एयर, एयर टू लैंड and back to the sea is known as water cycle. The never-ending movement of water from sea to air, air to land, and back to the sea is known as water cycle. इसका मतलब हुआ कि जल की गति जो कभी नहीं रुकती है, जल की गति यानी जल चलना कभी नहीं रुकता है। और यह समुद्र से हवा में, हवा से भूमि पर, और पुनः लौटकर समुद्र में जल चला जाता है। तब इसे जल चक्र के नाम से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। जिसे वाटर साइकिल कहते हैं उसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। इसे एक बार फिर सुने, द नेवर एंडिंग मूवमेंट ऑफ वाटर, the never ending movement of water from sea to air, air to land, and back to the sea is known as water cycle. It is also called hydrological cycle. जल जो कभी रुकता नहीं है, जल का चलना कभी रुकता नहीं है, जल की गति कभी नहीं रुकती। ये समुद्र से हवा में,
हवा से भूमि पर और भूमि पर से पुनः समुद्र में जल चला जाता है। तो इस क्रिया को जल चक्र कहते हैं। समुद्र से ही जल हवा में जाता है और फिर हवा से भूमि पर आता है और भूमि पर से फिर समुद्र में चला जाता है। यही क्रिया जल चक्र है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि समुद्र का जल वाष्प बनकर हवा में जाता है और ये वाष्प वर्षा बनकर पृथ्वी के सतह पर आता है और वर्षा का जल पुनः पृथ्वी पर से होते हुए समुद्र में चला जाता है। और इस तरह से यह जल चक्र कहलाता है। समुद्र का जल वाष्प बनकर हवा में जाता है। आप लोग जानते होंगे कि सूर्य के ताप से हर जगह का जल, चाहे वो समुद्र का जल हो, चाहे भूमि पर के किसी हिस्से का जल हो, नदी का जल हो, झील का जल हो, झरने का जल हो, तालाब, कुआं, छोटे छोटे गड्ढे का जल हो, सब जल सूर्य के अत्यधिक ताप से वाष्प बनकर वायुमंडल में जाते हैं और फिर यही वाष्प समय आने पर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर, भूमि पर गिरते हैं और ये जल पृथ्वी पर से होते हुए नदियों में, तालाबों में, क्षय में, नहर में होते फिर समुद्र में चला जाता है और इस तरह से जल चक्र चलता रहता है। जल कभी चलना, जल का चलना कभी रुकता नहीं है। नेवर एंडिंग मूवमेंट ऑफ वाटर, जल का गति कभी नहीं रुकता है। समुद्र से हवा में, हवा से भूमि पर और भूमि पर से जल होते हुए पुनः समुद्र में चला जाता है। इस क्रिया को जल चक्र कहते हैं। इसे हाइड्रोलॉजी भी कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3, वो है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स। What are the factors affecting the height of the waves? इसका मतलब हुआ कि तरंग के ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? वेव्स मीन्स तरंग, जो कि समुद्र में उठते हैं। लहर, समुद्र का लहर, समुद्र के जल का लहर, समुद्र के जल का तरंग, वेव्स। तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स? तरंग के ऊंचाई को कौन सा कारक प्रभावित करता है? इसका आंसर है फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द हाइट ऑफ द वेव्स। फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द हाइट ऑफ द वेव्स। फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द हाइट ऑफ द वेव्स। तरंगों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले, तरंगों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। तरंगों की
ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स affects the height of the waves. Following factors affect the height of the waves. निम्नलिखित कारक हैं जो तरंगों की ऊंचाई को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 अर्थक्वेक। ए में है अर्थक्वेक, भूकंप। बी हाई स्पीड विंड्स, बहुत तीव्र गति से, तेज गति से चलने वाली हवा, जिसे आंधी भी कह सकते हैं। हाई स्पीड विंड्स अर्थात बहुत तेज गति से चलने वाली हवाएं, जिसे आंधी भी कह सकते हैं, वो प्रभावित करते हैं तरंगों की ऊंचाई को। वैल्कोनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फूटना। ज्वालामुखी जब फूटते हैं तो समुद्र के तरंगों को प्रभावित करते हैं। अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, डी में है अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, भूमि के अंदर के जो जल है उससे भूमि टूटकर, कटकर, फटकर हटता है, जिसके कारण भी तरंग की ऊंचाई प्रभावित होती है। एक बार इसे फिर सुन लें। फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द हाइट ऑफ द वेव्स। निम्नलिखित कारक तरंगों को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 नंबर ए अर्थक्वेक, भूकंप। बी हाई स्पीड विंड्स, बहुत तेज गति से चलने वाली हवाएं अर्थात आंधी। वैल्कोनिक इरप्शन अर्थात ज्वालामुखी का फूटना। डी अंडर वाटर लैंडस्लाइड, भूमि के अंदर के पानी से, जल से भूमि का कटना, छटना, बहना, ये सब ऐसे कारक हैं जिसके चलते तरंग की ऊंचाई प्रभावित होती है। समुद्र में तरंगों, लहरों की ऊंचाई को ये सब मिलकर प्रभावित करते हैं, प्रभावित करने वाले ये कारक हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, वह व्हिच फैक्टर्स अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। व्हिच फैक्टर्स अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। समुद्र के जल को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? समुद्र के जल को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? किसके कारण समुद्र के जल की गति प्रभावित होती है? समुद्र के जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? अर्थात किसके कारण समुद्र की गति प्रभावित होती है? तो इसका आंसर है टेम्परेचर एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। सूर्य का तापमान और पृथ्वी का घूर्णन गति, तापमान और घूर्णन गति,
सूरज से जो ताप मिलते हैं, टेम्परेचर मिलते हैं, उससे और पृथ्वी की गति, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, इसके कारण समुद्र के जल की गति प्रभावित होती है। यानी समुद्र के जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक टेम्परेचर ऑफ द सन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थात सूरज का तापमान और पृथ्वी का घूर्णन गति ही वो कारक है जिसके कारण समुद्र के जल की गति प्रभावित होती है। और आज का 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 5वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। इसके बाद जो प्रश्न है वो अगले क्लास में होंगे, कारण अब दूसरे शिक्षक का, दूसरे टीचर का समय हो रहा है। What are tides and how are they caused? ज्वार भाटा क्या है? What are tides? ज्वार भाटा क्या है? And how are they caused? और किसके कारण वे उठते हैं? ज्वार भाटा किसके कारण बनते हैं? ज्वार भाटा क्या है और ज्वार भाटा किस चीज के कारण बनते हैं? या समुद्र में ज्वार भाटा उठते, ज्वार उठते? तो इसे सुने। द रेगुलर राइजेस एंड फॉल इन द सी वाटर इज कॉल्ड टाइड्स। द रेगुलर rises and falls in the sea water is called tides. लगातार यानी बराबर, हमेशा, लगातार समुद्र का जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। यही टाइड्स, ज्वार भाटा कहलाता है। समुद्र के जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, टाइड्स कहलाता है। द रेगुलर राइजेस एंड फॉल इन द सी वाटर इज कॉल्ड टाइड्स। लगातार, रेगुलर समुद्र का जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। लगातार समुद्र में जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, यह ज्वार भाटा कहलाता है। टाइड्स आर caused by mainly the attractive forces of the moon and to some extent by the sun। अब सवाल है कि ज्वार भाटा किसके कारण उत्पन्न होता है? तो the tides are caused by mainly the attractive forces of the moon। इसका मतलब हुआ कि ज्वार भाटा मुख्य रूप से चंद्रमा के बल से आकर्षित होकर उठता है। चंद्रमा का जो अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण समुद्र का जल खींचा जाता है, ऊपर उठ जाता है और फिर नीचे गिरता है। मुख्य रूप से चंद्रमा के बल से प्रभावित होकर ज्वार भाटा उठते हैं और कुछ सूरज के बल के कारण भी ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। सूरज, चंद्रमा दोनों में अपनी ओर किसी को खींचने का पावर है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। केवल पृथ्वी के पास भी है। जब समुद्र
के जल को अपने इस बल के कारण चांद ऊपर उठा लेता है, खींच लेता है, तो पृथ्वी भी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उस जल को पुनः नीचे खींच लेती है। तो समुद्र में जल जब ऊपर जाता है और पुनः नीचे आता है, यही क्रिया ज्वार भाटा कहलाता है। सूर्य के बल से भी एक क्रिया होता है। समुद्र के जल पर जब सूर्य का बल काम करता है तो जल ऊपर की ओर खिंचा जाता है, और जितना पावर सूर्य और चंद्रमा के पास है उतना लगाने के बाद जब वो छोड़ते हैं उनका पावर खत्म होता है। तब पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पुनः जल को खींच लेती है, और इस तरह से कभी जल ऊपर और कभी जल नीचे समुद्र में होते रहता है। इसे ही ज्वार भाटा कहते हैं। अब आप लोग, हम समझते हैं कि मेरी सारी बातें समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे, जहाँ जहाँ दिक्कत हुई होगी वहाँ के लिए आप सवाल करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप जेपी IAS जो हमारी संस्था है, स्कूल है बेवानी में, यहाँ सीधे सवाल कर सकते हैं, आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद। चलिए, हो गया।